सिंगापुर के एक बंद कमरे में मैकिन्से के एक पूर्व सलाहकार ने, जिसने 3 साल तक खाड़ी देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड्स को करीब से देखा था, एक ऐसी बात कही जो कभी मीडिया में नहीं आई। उसने कहा कि दुबई का मॉडल पिछले 50 वर्षों का सबसे सफलतापूर्वक बेचा गया आर्थिक प्रयोग था। फिर उसने रुककर कहा, सिर्फ मार्केटिंग की गई, जमीन पर उतारा नहीं गया। आज जब आप और मैं इस सच की पड़ताल कर रहे हैं तो ये अंतर बहुत मायने रखता है। लगभग 2 दशकों तक दुनिया दुबई को अपना भविष्य मानती रही। कजाकिस्तान से लेकर केन्या और वियतनाम से लेकर ब्राजील तक की सरकारों ने वहां अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। उन्होंने वहां नोट्स लिखे, अपने देश लौटे और अपने खुद के टैक्स फ्री जोन, कृत्रिम द्वीप और चमचमाते टावरों की घोषणा कर दी। दुबई का ये फॉर्मूला दुनिया भर में शहरों के विकास का सबसे लोकप्रिय नक्शा बन चुका था। लेकिन अब बेहद खामोशी से, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या औपचारिक घोषणा के, देशों ने इस नकल को बंद कर दिया है। अगर आप समझना चाहते हैं कि शहर कैसे खड़े होते हैं, वे अचानक क्यों थम जाते हैं और किसी मॉडल के टूटने से पहले आर्थिक संकेत क्या इशारा करते हैं, तो हमारे इस खोजी सफर से जुड़िए। हम उन छुपे हुए पैटर्न्स को उजागर करते हैं जिन्हें चमचमाते विज्ञापनों के जरिए आपसे छिपाने की कोशिश की जाती है। दुबई की नकल बंद होने की कहानी किसी एक शहर की गलती की नहीं है। ये कहानी है उस धोखे की जब कुछ अनूठी और कभी न दोहराई जा सकने वाली परिस्थितियों पर बने एक मॉडल को वैश्विक फॉर्मूला बताकर उन देशों को बेच दिया गया जो इसे कभी हासिल ही नहीं कर सकते थे। ये बाहरी दिखावे की बुनियादी हकीकत पर जीत की कहानी है। ये विनाशकारी सच आज उन शहरों में सामने आ रहा है जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये तबाही सिर्फ तभी दिखेगी जब आपको पता हो कि क्या देखना है। ये समझने के लिए कि ये मॉडल कहाँ फेल हुआ, हमें पहले इसकी असली बनावट को समझना होगा। क्योंकि नकल करने वाली ज्यादातर सरकारों ने इस बात को पूरी तरह गलत समझा कि आखिर दुबई को कामयाबी कैसे मिली। ऊपरी तौर पर कहानी बहुत सरल दिखती है। दुबई के पास रेगिस्तान था, बड़े सपने थे और तेल का बेहिसाब पैसा था। उन्होंने आसमान छूती इमारतें खड़ी की, एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनाया, इनकम टैक्स खत्म कर दिया और ऐसे फ्री जोन बनाए जहां विदेशी कंपनियां 100% मालिक बन सकती थीं। उन्होंने हर वैश्विक मंच पर खुद को बेहद आक्रामक तरीके से प्रमोट किया और बहुत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू लिया। 1990 के शुरुआती दौर को देखें तो ये तेजी इतनी अवास्तविक लगती थी मानो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती दे रही हो। लेकिन दुनिया भर के देशों ने केवल इसी बाहरी चमक दमक की नकल की। उन्होंने फ्री जोन बनाए, टैक्स में छूट दी, चमचमाते हुए नक्शे तैयार किए, सुर्खियां बटोरने वाले विशाल प्रोजेक्ट्स शुरू किए और दुनिया भर में अंधाधुंध मार्केटिंग की। लेकिन वे उस बुनियादी आधार की नकल नहीं कर पाए जो वास्तव में नीचे छिपा हुआ था, क्योंकि उसकी नकल करना नामुमकिन था। दुबई असल में दुनिया के 3 सबसे बड़े उभरते हुए बाजारों के चौराहे पर बसा था: दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका और विशाल मध्य पूर्व। उसके पास एक ऐसा अनूठा भौगोलिक स्थान था जिसे कोई भी सरकारी नीति कृत्रिम रूप से नहीं बना सकती थी। उसका हवाई अड्डा पहले से ही उन रूटों का प्राकृतिक पड़ाव था जहां से हर साल करोड़ों लोग यात्रा करते थे। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद होने के कारण दुबई मानव इतिहास के सबसे बड़े पेट्रोडॉलर खजाने के बेहद करीब था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पीछे अबू धाबी की ताकत खड़ी थी, एक ऐसी संप्रभु शक्ति जिसके पास हाइड्रोकार्बन से होने वाली इतनी अथाह कमाई थी कि वो दुबई के किसी भी बड़े आर्थिक प्रयोग में होने वाले नुकसान को आसानी से झेल सकती थी। जब इस मॉडल का निर्यात किया गया तो इनमें से कोई भी बात उस गाइडबुक में शामिल नहीं की गई थी, क्योंकि इन्हें शामिल किया ही नहीं जा सकता था। आप भूगोल की नकल नहीं कर सकते, आप एक ऐसे पड़ोसी राज्य की नकल नहीं कर सकते जो आपके नुकसान की भरपाई के लिए अपना खजाना खोलने को तैयार हो। आप 3 अरब लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में इकलौता, निष्पक्ष, आधुनिक और अंग्रेजी भाषी बिजनेस हब होने के अनोखे फायदे की नकल कभी नहीं कर सकते। नकल करने वालों को सिर्फ बाहरी रूप रंग मिला। वे शहर इसके मजबूत आधार को देखना भूल गए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक हालात इतने अनुकूल थे कि सिर्फ बाहरी चमक दमक के दम पर ही बड़ा निवेश खींचा जा सकता था। पूरी दुनिया में पैसा तेजी से घूम रहा था और उभरते हुए बाजार रफ्तार पकड़ रहे थे। कोई भी जगह
जिसके पास एक अच्छी कहानी और टैक्स में छूट का झांसा था, वो इस बहती गंगा में हाथ धो सकती थी। पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और खाड़ी के पड़ोसी शहरों ने अपने अपने स्तर पर इस मॉडल को दोहराया और शुरुआती वर्षों में बड़ी विकास दर भी दिखाई। लेकिन केवल दिखावे पर खड़ी की गई व्यवस्था के साथ समस्या ये होती है कि उस दिखावे को बनाए रखने के लिए लगातार भारी निवेश की जरूरत होती है। और जब असाधारण परिस्थितियों पर टिके किसी मॉडल के हालात बदलने लगते हैं, तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तभी अचानक तीन बड़ी चीजें एक साथ बदल गईं, और वे इस तरह बदलीं कि नकल करने वालों ने जिन कमजोरियों पर पर्दा डाल रखा था, वे सब एक एक करके बेनकाब हो गईं। पहला झटका ये लगा कि दुबई जैसी भव्य इमारतों के डिजाइन की नकल करना अब बेहद खर्चीला और घाटे का सौदा बन गया। साल 2005 में आप एक गगनचुंबी इमारत की नींव रखकर दुनिया भर का ध्यान खींच सकते थे, लेकिन साल 2015 आते आते दुनिया ऐसी सैकड़ों इमारतें देख चुकी थी। वो स्थापत्य शैली जो कभी आधुनिकता और बड़े सपनों का प्रतीक थी, अब केवल नकल की गवाही देने लगी। और आप तो जानते ही हैं कि नकल कभी भी उस स्तर के बड़े निवेश और बेहतरीन हुनर को आकर्षित नहीं कर सकती जो असली ब्रांड को मिलता है। नकल केवल दूसरे और तीसरे दर्जे के लोगों को आकर्षित करती है, यानी उन डेवलपर्स को जिन्हें असली बाजार में कोई सौदा नहीं मिलता, और उन फंड्स को जो ऐसी जगहों पर मुनाफा तलाशते हैं जहां कोई जांच पड़ताल ना हो। दूसरा बड़ा कारण यह रहा कि आबादी का गणित काम करना बंद कर गया। दुबई का पूरा मॉडल एक खास तरह की आबादी पर टिका था, एक बहुत बड़ा, अस्थायी और मोटी कमाई करने वाला विदेशी वर्ग, जिसे कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए था, जो लंबे समय की सुरक्षा की उम्मीद नहीं रखता था और जो सिर्फ पैसों के बड़े फायदे के लिए खिंचा चला आता था। दुबई के मामले में यह वर्ग लगातार आता रहा क्योंकि वो उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प था। साल 2005 या 2008 में अगर आप नैरोबी के फाइनेंस प्रोफेशनल, मुंबई के टेक उद्यमी या लीड्स के कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव थे, तो दुबई आपके लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं था। टैक्स की बचत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बेहतरीन लाइफस्टाइल के अनूठे संगम के लिए दुबई ही एकमात्र जरिया था। नकल करने वालों ने भी इसी अमीर वर्ग को लुभाने की कोशिश की, लेकिन जब असली ब्रांड मौजूद था, तो इस वर्ग के पास नकली के पास जाने का कोई कारण नहीं था। आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फाइनेंस प्रोफेशनल को किसी ऐसे दोयम दर्जे के फ्री जोन में नहीं बुला सकते जिसके पास न तो दुबई जैसा एयरपोर्ट हो, न वैसा नेटवर्क हो और न ही संबंधों की वो विरासत हो जो उसने 20 सालों में कमाई है। आप उन्हें सिर्फ टैक्स छूट और एक नए चमचमाते टावर का झांसा देकर नहीं फुसला सकते। जो लोग केवल टैक्स बचाने के लिए आना चाहते थे, वे पहले ही दुबई पहुंच चुके थे। बाकियों को सिर्फ टैक्स कटौती से ज्यादा की जरूरत थी। और तीसरा कारण, जिसे समझना सबसे मुश्किल है, वो ये कि इस मॉडल का मानवीय ढांचा अंदर ही अंदर खोखला होने लगा था। दुबई का मॉडल सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त का खेल नहीं था। ये बेहद जटिल और चालाकी से तैयार किया गया लेबर आर्बिट्राज यानी सस्ते श्रम के शोषण का एक ताना बाना था। ये दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका से उन निर्माण मजदूरों को लेकर आया जिन्हें ऐसे हालातों में रखा गया जहां मजदूरी की लागत को किसी भी सामान्य और विनियमित श्रम बाजार से बहुत नीचे धकेल दिया गया। इसने फिलीपींस, भारत और पूर्वी यूरोप से सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को बुलाया ताकि होटलों, रेस्तरां, रिटेल और लॉजिस्टिक्स को चलाया जा सके। और फिर पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर राज करने के लिए पश्चिमी देशों और वैश्विक महानगरों से उन अधिकारियों और पेशेवरों को लाया गया जिनकी मांग और अय्याशियां इस पूरे ढांचे को सही ठहराती थीं। इन तीनों समूहों के आने के पीछे अलग अलग वजहें थीं। हर समूह ने इस मॉडल को एक खास तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही खुद दुबई में बदलाव शुरू हुए, रहने का खर्च बढ़ा, वीजा के नियम बदले और जीवन शैली की शर्तें बदलीं, इन तीनों समूहों के फैसले भी बदलने लगे। निर्माण मजदूरों की बात करें तो कतर में हुए फुटबॉल विश्व कप के बाद खाड़ी देशों की श्रम व्यवस्था पूरी दुनिया के सामने आ गई और उनके काम करने के बदतर हालात अंतर्राष्ट्रीय जांच के घेरे में आ गए। इसके बाद इन मजदूरों के लिए वहां टिके रहना बेहद मुश्किल हो गया। जिस इंसानी दर्द और शोषण को हमेशा से विकास की इस शानदार कहानी के नीचे छुपाकर रखा गया था, वो अब एक ऐसा बड़ा कलंक बन गया जिसे निवेशक और दूसरे देशों की सरकारें अब और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं।
मध्यम स्तर के सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों ने पाया कि 2000 के दशक में दुबई को आकर्षक बनाने वाली बचत अब खत्म हो रही थी। किराए जो कभी सैलरी के मुकाबले वाजिब हुआ करते थे, अब इतने बढ़ चुके थे कि वे टैक्स से होने वाली बचत को पूरी तरह खा गए। लाइफस्टाइल का जो गणित कभी बहुत फायदेमंद लगता था, वो अब घाटे का सौदा साबित हो रहा था। दूसरी तरफ वो रईस और संभ्रांत तबका, जिसकी मौजूदगी दुबई को एक क्षेत्रीय हब के बजाय वैश्विक हब बनाती थी, उसे अब नए रास्ते मिल चुके थे। कोरोना महामारी के बाद रिमोट वर्क यानी घर से काम करने की जो संस्कृति शुरू हुई, उसने ये साबित कर दिया कि कम टैक्स और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब दुबई में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अब दुनिया के किसी भी कोने से अपना काम कर सकते थे। अब लोगों की बातचीत में लिस्बन, बाली, मेडेलिन और टालिन जैसे शहरों का जिक्र होने लगा। इंटरनेट युग से पहले जो शहर कभी ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने की सोच भी नहीं सकते थे, वे अचानक एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विनाशकारी धमाका हुआ हो। दुबई तबाह नहीं हुआ और ना ही अभी हो रहा है। उसके पास आज भी वही शानदार हवाई अड्डा है, वही बड़ा नेटवर्क है और साल के 8 महीनों तक लंदन से बेहतर मौसम का फायदा है। वहां आज भी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं और विज्ञापन बांटे जा रहे हैं। लेकिन विकास की दिशा और रफ्तार बदल चुकी है। और जब खुद दुबई जैसी मुख्य जगह पर ही बुनियाद हिलने लगी, तो उसकी अंधी नकल करने वाले बाकी देशों के लिए हालात बद से बदतर हो गए। नकल करने वालों का दावा हमेशा यही था कि हम बिल्कुल दुबई जैसे हैं, बस आपके करीब हैं। लेकिन जब खुद दुबई का मॉडल ही अपनी चमक होने लगा, तो बिना किसी ठोस भौगोलिक और रणनीतिक फायदे के किया जाने वाला यह खोखला दावा पूरी तरह बेअसर साबित होने लगा। हमने अब तक जिस संकट की रूपरेखा देखी है, वो अनूठा भूगोल जिसे चुराया नहीं जा सकता, बिखरता हुआ जनसांख्यिकीय ढांचा, आर्थिक आधार को खत्म करती महंगाई, मजदूरों के शोषण से लगी बदनामी और टैलेंट को अपनी ओर खींचते नए देश। ये तो सिर्फ इस बड़ी समस्या का ऊपरी ढांचा है। असल हकीकत तो अब उन शहरों में दिखाई दे रही है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस फॉर्मूले को अपनाया था। चलिए, अब आप और मैं सीधे जमीन पर उतरकर उस सच को देखते हैं जो वाकई भयावह है। एक के बाद एक हर शहर में ये खेल कैसे खेला गया, इसकी पूरी हकीकत। खाली दफ्तरों के आंकड़े सामने आने से 2 से 3 साल पहले ही जो चेतावनी के संकेत मिलने लगे थे, उनका सच। बड़े बड़े चालाक निवेशकों ने सरकारी दावों के बदलने से पहले ही अपना पैसा कहां और कैसे सुरक्षित निकाल लिया, उसके पुख्ता सबूत। और आज भी जो शहर इस मॉडल की नकल करने की कोशिश में जुटे हैं, वहां मंडराते हुए खतरे के साफ इशारे। मैंने इन सभी सबूतों को अपनी खोजी रिपोर्ट में इकट्ठा किया है, जिसका नाम है द दुबई इल्यूजन। इसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उस सबसे बड़ी भूल का पर्दाफाश करेंगे जो नकल करने वाले इन देशों ने की। ये कोई मामूली गलती नहीं थी, बल्कि पूरे सच को बदल देने वाली डरावनी सच्चाई है। दुबई असल में कभी जमीन जायदाद या टैक्स की छूट बेचने के धंधे में था ही नहीं। वो इस अशांत इलाके में एक ऐसी चीज बेच रहा था जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है, और वो है सुरक्षा का भरोसा। वो एक ऐसी पनाहगाह बेच रहा था जहां कोई भी विदेशी बेझिझक अपना कारोबार चला सके, अपनी संपत्ति सुरक्षित रख सके, बिना किसी रोक टोक के पैसे का लेन देन कर सके और शांति से जी सके। उसे उस राजनीतिक उथल पुथल से कोई सरोकार ना हो जो इस क्षेत्र को घेरे रहती है। असली सौदा तो चमक दमक के लिफाफे में बंद राजनीतिक स्थिरता का था। गगनचुंबी इमारतें कोई मुख्य उत्पाद नहीं थीं, वे तो बस उस असली उत्पाद का विज्ञापन थीं। जिन शहरों ने केवल इस विज्ञापन की नकल की, वे कभी उस असली उत्पाद को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि सच्ची आर्थिक आजादी और वास्तविक राजनीतिक स्थिरता का मेल केवल कागजी नीतियों के दम पर रातों रात खड़ा नहीं किया जा सकता। ये स्थिरता सालों के इतिहास, भूगोल, वहां की अनोखी राजनीतिक व्यवस्था और दशकों के भरोसे मंद व्यवहार से पैदा होती है। साल 2015 से साल 2022 के बीच जब दुनिया भर के चालाक निवेशकों और काबिल पेशेवरों ने गहराई से हिसाब किताब लगाना शुरू किया, तो उन्होंने सिर्फ टैक्स की दर या खूबसूरत इमारतों के बारे में नहीं पूछा। उनका असली और तीखा सवाल था कि अगर कल को हालात बदल गए, तो हमारे पैसे का क्या होगा। अब इतिहास गवाह है कि इन नकलची शहरों के पास संपत्ति जब्त करने, विदेशी मुद्रा पर पाबंदी लगाने और अचानक नियम बदलने का एक लंबा और डरावना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
वे इस सवाल का कोई ठोस और भरोसेमंद जवाब नहीं दे पाए। दुबई ने लगातार 20 सालों तक अपने बेहतरीन बर्ताव से जो स्थिरता की साख कमाई थी, वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे उठाकर किसी दूसरे शहर को आसानी से दे दिया जाए। ये स्थिरता एक ऐसी अदृश्य ताकत थी जो तब तक किसी को दिखाई नहीं दी, जब तक कि अचानक इसकी बेहद जरूरत महसूस नहीं होने लगी। और जब तक इसकी अहमियत समझ में आई, तब तक इसे बनाने का वक्त हाथ से निकल चुका था। यही वजह है जो साफ करती है कि क्यों इस मॉडल की नकल अचानक थम गई। इसके पीछे कोई बड़ा हादसा या वित्तीय संकट नहीं था, बल्कि ये तो अमीर निवेशकों और हुनरमंद लोगों का एक खामोश लेकिन तेजी से बदलता हुआ फैसला था। वे अब नकल की भी नकल के पीछे भागने के बजाय या तो उस असली ठिकाने की तरफ मुड़ गए या फिर किसी बिल्कुल अलग विकल्प की तलाश करने लगे। तीसरी और चौथी पीढ़ी के व्यापारिक क्षेत्र बनाने वाले शहर, जो केवल कंप्यूटर पर बनी खूबसूरत तस्वीरों में कांच की इमारतों के बाहर मुस्कुराते हुए लोगों को दिखाते थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अब इन तस्वीरों से किसी का दिल नहीं पिघलने वाला। शुरुआत में नए बाजारों को आजमाने के इरादे से आई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली लहर ने जिन फ्री जोन्स को आबाद किया था, अब वे बिल्कुल ठप पड़ चुके थे। न तो पहली लहर वाली कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा रही थीं और न ही दूसरी लहर की कोई नई कंपनी वहां कदम रखने को तैयार थी। इस बीच सरकारों को सलाह देने के नाम पर 4 महाद्वीपों में करोड़ों डॉलर की भारी भरकम फीस वसूलने वाले बड़े बड़े सलाहकारों ने भी पर्दे के पीछे से अपना पासा पलटना शुरू कर दिया था। उनकी नई फाइलों और प्रेजेंटेशन में अभी भी दुबई का नाम तो था, लेकिन अब उसे पेश करने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। अब वे दुबई को नकल करने लायक किसी आदर्श मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि पहले कदम उठाने वाले को मिलने वाले फायदे की एक मिसाल के तौर पर दिखा रहे थे। ये अब कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि इतिहास का एक बीता हुआ पन्ना बन चुका था। दुनिया ने दुबई की नकल करना इसलिए बंद नहीं किया कि दुबई खुद नाकाम हो गया था, बल्कि इसलिए बंद किया क्योंकि दुनिया अब उसकी असली सच्चाई और बनावट को अच्छी तरह समझ चुकी थी। सच तो यह है कि दुबई जो कुछ भी था, उसे ना तो बड़े पैमाने पर दोहराया जा सकता था, ना ही किसी और देश को बेचा जा सकता था। वो तो बस एक खास वक्त में खास हालातों से निपटने के लिए तैयार किया गया एक बेहद अनोखा जवाब था। बेशक वो अपने अमल में लाजवाब था और उसने इस पूरे क्षेत्र को एक मजबूत सहारा दिया, लेकिन उसे कोई सार्वभौमिक नियम, जादुई फॉर्मूला या हर जगह चलने वाली गाइडबुक नहीं माना जा सकता। जिन शहरों ने इस कड़वे सच को वक्त रहते समझ लिया, उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। उन्होंने दुबई जैसा बनने की नाकाम कोशिशों को छोड़कर ये सोचना शुरू किया कि उनके पास ऐसा क्या अनोखा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। उन्हें खुद से पूछना पड़ा कि आखिर उनका भूगोल उन्हें ऐसा क्या फायदा देता है जो कोई दूसरा छीन नहीं सकता। उनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था दुनिया के लोगों की किस जरूरत को पूरा कर सकती है। अपने दागदार इतिहास को देखते हुए वे निवेशकों को किस हद तक सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं। कुछ गिने चुने देशों को इसके सही जवाब मिल गए और वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आने वाले 20 सालों में बेहद अहम साबित होगा। लेकिन ज्यादातर देश आज भी उसी दलदल में फंसे हैं जहां आधे अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स और खाली पड़े दफ्तरों के असली आंकड़े दुनिया से छिपा कर रखे जाते हैं। वे आज भी उस सुनहरी लहर के लौटने के इंतजार में हैं जो कभी वापस नहीं आएगी। ये पूरा मॉडल बेहद खामोशी से ढह गया, क्योंकि जब ऐसे बड़े सपने टूटते हैं तो कोई शोर नहीं होता। बस खाली कमरों की तादाद हर साल इतनी चुपके से बढ़ती है कि आप बहाने बनाते रहते हैं, जब तक कि एक दिन सारे बहाने खत्म नहीं हो जाते। ये वो काबिल और अमीर लोग हैं जो अपने दिमाग में रहने और काम करने की जगहों का नक्शा तो बदल लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। ये वो बड़े निवेशक हैं जो शोर मचाकर अपना पैसा वापस नहीं निकालते, बल्कि अपना निवेश पूरा होने पर बस चुपचाप उसे दोबारा लगाने से मना कर देते हैं। इसी को कहते हैं एक खामोश तबाही की आवाज़, जिसमें कोई शोर नहीं होता। ये उस शहर जैसी है जो आज भी सीना ताने खड़ा है, जहां रोजाना नए नए प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं होती हैं और तरक्की के सुनहरे आंकड़े छापे जाते हैं, जबकि असलियत में उसकी बुनियाद बहुत पहले ही दरक चुकी होती है। अब हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि दुबई की नकल करने की कोशिश में कौन से शहर तबाह हो गए, क्योंकि वो फहरिस्त बहुत लंबी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। असली और डरावना सवाल तो अब ये है कि आगे हमारे सामने क्या आने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन बुनियादी हालातों ने दुबई मॉडल को इतना आकर्षक बनाया था, वे आज भी मौजूद हैं।
दुनिया भर के पैसों और हुनरमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित, टैक्स फ्री और बिना किसी कानूनी अड़चन वाले ठिकाने की जरूरत खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका पता बदल गया है। पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका है, नए जमाने के पेशेवरों की मांग बदल चुकी है और तकनीक के इस दौर में अब किसी शहर में होने की परिभाषा भी बदल गई है। अब पर्दे के पीछे एक बिल्कुल नया मॉडल आकार ले रहा है, जो दुबई जैसा बिल्कुल नहीं दिखता और ना ही दिखने की कोशिश करता है। इसे उन जगहों पर तैयार किया जा रहा है जो इस अंधी दौर का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती, क्योंकि वे जानती हैं कि ये रेस बहुत पहले खत्म हो चुकी है। ये नया ढांचा कैसा होगा और क्या ये उन गलतियों से बच पाएगा जिन्होंने नकलचियों को बर्बाद कर दिया? यही हमारी अगली पड़ताल है। अगर आप शहरों की इस असली हकीकत को समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। हम कागजी दावों को नहीं, बल्कि उस कड़वे सच को खंगालते हैं जो विज्ञापनों के खत्म होने के बाद शुरू होता है।